1950 से लेकर 2025 के जो अनुमान है वहां तक हमारा मकसद है उन बड़े मोड़ों और बदलावों को पकड़ना जिन्होंने इस पूरी कहानी को शक्ल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1950s के दशक से आज़ादी मिली और उसके ठीक बाद भारत ने चुना वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ, योजना आयोग बना और वो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। शुरुआती जोर तो कृषि और भारी उद्योगों पर था। हाँ, ये वो दौर था जब मतलब आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय जैसे लक्ष्य सबसे ऊपर रखे गए थे। एक तरह से बुनियाद डाली जा रही थी। हालांकि ये भी सच है कि आर्थिक विकास की रफ्तार उस समय थोड़ी धीमी जरूर थी। पर शायद ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी था, मतलब बड़े उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में रखना। हाँ बिल्कुल, वो उस वक्त की सोच थी। नियंत्रण जरूरी समझा गया। फिर आया 1960s का दशक। इसमें एक बहुत बड़ी चीज हुई, हरित क्रांति। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी देखना होगा कि इसका फायदा देश के कुछ ही हिस्सों को ज्यादा मिला और इसने खैर आगे चलकर क्षेत्रीय असमानता जैसे सवाल भी खड़े किए। सही बात है। अच्छा, 70 के दशक की बात करें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये एक बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। मुख्य उद्देश्य यही था कि बैंकिंग आम आदमी तक पहुंचे और सरकारी योजनाओं के लिए फंड मिले, और वो गरीबी हटाओ का नारा भी तो इसी दौर में गूंजा था। ये कदम साफ तौर पर दिखाते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी और सामाजिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रही थी। बैंकिंग का विस्तार तो हुआ इससे, पर हाँ, कहीं ना कहीं इसने बैंकिंग सेक्टर की जो एफिशिएंसी है उस पर भी सवाल खड़े किए बाद में। और 80 का दशक आते आते माहौल थोड़ा बदलने लगा था, धीरे धीरे ही सही, पर वो उदारीकरण की सुगबुगाहट होने लगी थी। कुछ उद्योगों को लाइसेंसिंग में थोड़ी ढील दी गई। हाँ, हल्की सी आहट थी। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसी दशक में भारत के आईटी सेक्टर ने भी दबे पांव दस्तक दी, खासकर बैंगलोर जैसे शहरों में। ये दिलचस्प है कैसे बदलाव की जमीन धीरे धीरे तैयार हो रही थी। ये छोटे छोटे कदम शायद उस वक्त बड़े नहीं लगे होंगे, सही, पर ये उस मानसिकता में बदलाव की शुरुआत थी जो 1991 में पूरी तरह बदल गई। एक तरह से कहें तो ये भविष्य की आहट थी। और फिर आया 1991। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक पानी बांटने वाला साल कह सकते हैं। हाँ, वाटरशेड मोमेंट। हम एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से जूझ रहे थे। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। स्थिति बहुत गंभीर थी। और इसी संकट की प्रतिक्रिया में आए वो ऐतिहासिक एलपीजी सुधार। हाँ, एलपीजी यानी उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, सरकारी नियंत्रण कम करना, लाइसेंस राज खत्म करना, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना। ये सिर्फ आर्थिक नीतियां नहीं थी, ये भारत की सोच में एक बुनियादी बदलाव था। बंद दरवाजों से निकलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने का फैसला, और इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। और वो असर हमने 2000 के दशक में साफ देखा। आईटी सेक्टर ने तो जबरदस्त उछाल भरी, खासकर वो Y2K वाली समस्या के बाद। हाँ, Y2K बूम। सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था का इंजन बन गया। जीडीपी ग्रोथ रेट भी औसतन 7-8% तक पहुंच गई। भारत को दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाने लगा। और याद कीजिए 2008 की वैश्विक मंदी, जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से मजबूत बनी रही। हाँ, ये बात काफी चर्चा में थी उस समय। इसकी बड़ी वजह थी हमारी मजबूत घरेलू मांग और हमारे बैंकिंग सेक्टर का, कह सकते हैं, वैश्विक वित्तीय तंत्र से उतना गहरा जुड़ाव नहीं था उस वक्त। लेकिन हाँ, इसने हमें यह भी सिखाया कि हम वैश्विक झटकों से पूरी तरह अछूते नहीं रह सकते। फिर 2014 के बाद भी सुधारों का सिलसिला रुका नहीं। मेक इन इंडिया आया, जिसका लक्ष्य विनिर्माण को बढ़ावा देना था। डिजिटल इंडिया ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। हाँ, और फिर जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। हाँ, जीएसटी, जिसमें कई सारे अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक देश एक कर बनाने की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में इसको लागू करने में कुछ चुनौतियां भी आईं। वो तो थीं, काफी बड़ी चुनौतियां थी। और साथ ही आईबीसी यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता, जिसका मकसद वो फंसे हुए कर्ज एनपीएस की समस्या से निपटना था। ये सभी सुधार अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहलुओं को एड्रेस करने की कोशिशें थीं, चाहे वो टैक्स सिस्टम को सरल बनाना हो, या व्यापार करने में आसानी लाना हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर की सेहत सुधारना हो। इनके प्रभाव का आकलन खैर अभी भी जारी है। लेकिन फिर 2020 में कोविड-19 महामारी आ गई। हाँ, एक अभूतपूर्व चुनौती।
देशव्यापी लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका दिया और हमने जीडीपी में एक बड़ी गिरावट देखी, वो भी नेगेटिव में चली गई थी। हाँ, वो बहुत मुश्किल दौर था। सरकार ने इसके जवाब में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। महामारी ने न सिर्फ आर्थिक गतिविधियां रोकी बल्कि सप्लाई चेन तोड़ दी, रोजगार छीने और खासकर जो असंगठित क्षेत्र है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे उबरना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर अच्छी बात ये रही कि 2021 से अर्थव्यवस्था ने वापसी करनी शुरू की और काफी तेजी से की। 2023 तक भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल। अब आगे देखते हुए 2025 और उसके बाद का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हाँ, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, हरित ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तो ये थी भारत की आर्थिक कहानी की एक झलक। बंद अर्थव्यवस्था और योजनाओं से शुरुआत हुई, फिर 1991 का वो बड़ा मोड़ आया, तेज विकास का दौर देखा, वैश्विक झटकों का सामना किया और अब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने का ये सफर जारी है। हाँ, और ये स्रोत सामग्री भविष्य के लिए बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिखाती हैं। AI, हरित ऊर्जा, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। ये सोचना वाकई दिलचस्प है। जिस तरह 1991 एक निर्णायक मोड़ था, क्या भविष्य में AI या ग्रीन एनर्जी जैसी चीजें अगला बड़ा परिवर्तनकारी मोड़ बनेंगी? या फिर कोई अनजाना कारक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा? ये सवाल सोचने लायक है।